दोहरा दूँ जितना हमने पढ़ा था। यकीनन आपको भी याद होगा कि हमने पढ़ा था जुम्मन और अलगू दो बहुत इंतहाई गहरे दोस्त थे। दोनों को एक दूसरे पर बेहद भरोसा था कि एक बाहर जाता था तो अपना घर दूसरे के हवाले कर जाता था। दोनों में इतनी गहरी दोस्ती थी और ये दोस्ती का आगाज़ कोई आज की बात नहीं, वो उस वक्त से दोस्त थे जब अभी वो सिर्फ छोटे लड़के थे या तालीम हासिल कर रहे थे। जुम्मन ही की एक खाला थी जिसके पास थोड़ी सी मिल्कियत थी। जुम्मन ने सब्ज़ बाग दिखाकर वादे वईद करके वो ज़मीन अपने नाम करवा ली। जैसे ही ज़मीन अपने नाम हुई उन्होंने खाला के खाने पीने में कमी शुरू कर दी। खाला से बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने पहले जुम्मन से शिकायत की। जुम्मन ने साफ इनकार कर दिया कि मेरे तो इख्तियार में नहीं है, आप दोनों ख़वातीन का मामला है। खाला ने गुस्से में आकर पंचायत की धमकी दे दी। जुम्मन को अपने ताकत और असर रसूख पर बहुत ज़्यादा गुरूर था, लिहाजा उसने कहा ठीक है कर लो पंचायत, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बूढ़ी खाला पूरे गांव में या आसपास के इलाके में घूम फिर के पंचायत के लिए लोगों को अपनी हिमायत में इकट्ठा करके आ गई। आखिर में वो किसी ने बात सुनी, किसी ने ना सुनी और किसी ने वैसे ही टाल दिया। सारी तरफ से थक थक आकर खाला अलगू के पास पहुंची और अलगू से कहा कि तुम भी मेरी पंचायत में चले आना। पहले तो अलगू ने जाने से इनकार कर दिया, लेकिन जब खाला ने वास्ता दिया तो वो मजबूरन बोला कि ठीक है आ जाऊंगा, लेकिन कहूँगा कुछ नहीं। पंचायत हुई। पंचायत में जब पंच बनाने का मामला हुआ तो खाला ने पंच के लिए अलगू का नाम दे दिया। पहले तो अलगू ने टाल मटोल की, लेकिन जैसे ही उसका नाम पंच के लिए मुकर्रर कर दिया गया तो फिर भारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेते हुए उसने जुम्मन से खूब जिरा की, सवाल जवाब किए और आखिरकार इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसला खाला के हक़ में दे दिया कि जुम्मन तुम पाबंद हो खाला को माहाना कुछ देने के, ताकि वो अपना गुज़र औक़ात कर सकें। यहाँ तक हमने पढ़ा था, उससे आगे आज हम पढ़ते हैं। जैसे इंसाफ उसने फ़ैसला दिया, जुम्मन को शदीद गुस्सा आया कि ये कैसी दोस्ती है, मेरे ही गर्दन पर छुरी चला दी, मेरे ही ख़िलाफ़ फ़ैसला दे दिया। क्योंकि जुम्मन को तो अभी तक ये एतराज़ इस बात पर ज़ोम था ना कि कोई उसके ख़िलाफ़ जा ही नहीं सकता। अब ये इतना गहरा दोस्त उसके ख़िलाफ़ जाकर उसी के ख़िलाफ़ फ़ैसला दे देता है, तो जुम्मन के लिए ये बात नाकाबिले बर्दाश्त है। लिहाजा उससे आगे पढ़ते हैं। इस फ़ैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ें हिला दी। तनावर दरख्त हक़ का एक झोंका भी ना सह सका। वो अब भी मिलते थे मगर तीरों सफ़र की तरह। जुम्मन के दिल से दोस्त की गद्दारी का ख़याल न जाता था और इंतकाम की ख्वाहिश चैन न लेने देती थी। यानी उसने फ़ैसला तो सुन लिया, बर्दाश्त कर लिया, लेकिन इतना भी बर्दाश्त नहीं हो सका कि वो दोस्ती एक ज़रा सी सच्चाई भी इतनी पुरानी दोस्ती को यूं सेकंडों में गिराने में कामयाब हो गई। यानी हक़ उसे बर्दाश्त ही नहीं हो सका कि वो छोटी सी भी ये बात बर्दाश्त ना कर सका कि उसने मेरे ख़िलाफ़ जाकर दिए। वो आपस में भी मिलते ज़रूर थे, लेकिन उतनी दोस्ती उतने याराने से नहीं मिलते थे। यानी ये तीर और सफ़र लिखा हुआ है, तीर और तलवार की तरह मिलते थे। आप यकीनन समझ सकते हैं कि इनकी कभी दोस्ती कैसे हो सकती है। जुम्मन के दिल में दोस्त की गद्दारी का ख़याल दूरी ना होता था और हर वक्त उसकी ख्वाहिश थी कि कब उसे मौका मिले और वो अलगू से अपनी इस गद्दारी का बदला ले सके। खुशकिस्मती से उसे मौका जल्दी मिल गया। अलगू चौधरी पिछले साल मेले से बैलों की एक अच्छी गोया माल लाए थे। पछाई नस्ल के खूबसूरत बैल थे। महीनों तक कुर्बो जवार से लोग उन्हें देखने के लिए आते रहे। पहले यहाँ पर ज़रा थोड़े से हम मुश्किल अल्फाज के मायने देख लेते हैं, जिसमें ये पहला लफ्ज़ आपने देखा होगा, तीरों सिपर की तरह मिलते रहे, यानी तीर और ढाल की तरह मिलते रहे। और उसके बाद अगला लफ्ज़ जो है वो अच्छी गोया माल लाए थे। गोया जोड़ी को कहा जाता है, यानी एक ऐसी दो चीज़ें जो इंतहाई खूबसूरत थी।
जोड़ी माल थी, जोड़ी भैंस लाए थे, वो बैल लाए थे। बहुत पिछाई नस्ल यानी बहुत आला नस्ल के बैल थे, और उसके अलावा उनकी खूबसूरती भी बेमिसाल थी कि महीनों तक इर्द गिर्द के इलाकों में उन बैलों की खूबसूरती के चर्चे रहे। इस पंचायत के 1 महीने के बाद बैल मर गया। यानी जब पंचायत हुई और उसके बाद अलगू ने फ़ैसला जुम्मन के ख़िलाफ़ दिया, वो भी कोशिश में था कि जब उसे मौका मिले वो इससे अपने इंतकाम ले सके। बैल लाया था वो ख़रीद कर, इंतहाई खूबसूरत थे, तारीफ़ें भी उसकी बहुत हुई। पंचायत के तकरीबन 1 महीने के बाद वो बैल मर गया। जुम्मन को भी मौका मिल गया। जुम्मन ने अपने दोस्तों से कहा, ये दगाबाजी की सज़ा है। यानी मेरे साथ इसने ज़्यादती की थी, मेरे साथ उसने फ़रेब किया था, जिसका अंजाम देखा है कि एक बैल 1 महीने के अंदर मर गया। इंसान सब्र कर जाए मगर खुदा नेको बद देखता है। यानी खुद नहीं वो देख रहा कि वो ख़ुद कहाँ गलत था, वो कह रहा है इंसान सब्र कर जाए, लेकिन अल्लाह तमाम नेक और बद को देख रहा है। ये अल्लाह की नज़र में है कि कौन अच्छा है कौन झूठा है। अलगू को अंदेशा हुआ कि जुम्मन ने इसे जहर दिलवा दिया है। ज़ाहिर सी बात है, इंसान है और इंसान सोच लेता है कि वो इस तरह जब लोगों के सामने बातें कर रहा है तो यकीनन उसने ही मेरे बैल को कुछ दे दिलाकर मरवा दिया होगा। इसके बाद इसके बरक्स चौधराइन का ख़्याल था कि इस पर कुछ कराया गया। कच्चे ज़हन की खातून है ना, और ख़वातीन ऐसा ही सोच सकती कि कुछ जादू टूना करा दिया गया है। लिहाजा उन्होंने कहा यकीनन चौधराइन का ख़्याल ये था कि यकीनन जुम्मन ने ही हमारे बैल पे कुछ करवाया है, वरना इतना खूबसूरत बैल, आला नस्ल का बैल सिर्फ़ 1 महीने के अंदर कैसे मर सकता है। चौधराइन और फ़हमीन एक दिन ज़ोर शोर से ठनी। यानी दोनों ख़वातीन आमने सामने हुई और ख़ूब लड़ाई झगड़ा हुआ। दोनों ख़वातीन ने रवानी बयान की नदी बहा दी। रवानी बयान यानी ख़ूब एक दूसरे को बुरा भला कहा, ख़ूब एक दूसरे को सुनाई, एक दूसरे को गाली गलोच भी किया, और जहाँ तक भी हो सकता था उन ख़वातीन ने ख़ूब एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा किया। तशबीहात और इस्तारात में बातें हुई, यानी ख़ूब हवाले दे देकर आपस में दोनों का लड़ाई झगड़ा हुआ। बारे जुम्मन ने आग बुझा दी, बीवी को डांटा और रस्मगाह से हटा ले गया। जुम्मन ने यकीनन इस लड़ाई को ख़त्म करवाने की कोशिश की और बीवी को डांट डपट कर उस रस्मगाह यानी मैदान जंग से घर वापस ले गया। इधर अलगू चौधरी ने अपने डंडे से चौधराइन की शीरी बयानी की खूब दाद दी। यानी जुम्मन अपनी बीवी को डांटकर उस मैदान जंग से ले गया, यानी मैदान जंग जहाँ वो ख़वातीन झगड़ा कर रही थी उस जगह से वो ले गया। अलगू चौधरी ने भी अपनी बीवी की इस तरह लड़ाई झगड़े पर डंडा लेकर खूब ठुकाई की। बात समझ आ गई ना कि बैल मर गया और दोनों के दरमियान ठना गया कि एक का ख्याल है, अलगू का ख्याल है, अलगू की बीवी का ख्याल है कि बैल पर कुछ जादू करा दिया गया, और उसके बाद जाहिर सी बात है इंसान है और कच्चे ज़हन का मालिक भी है। एक बैल किसी काम का ना रहा, इसका जोड़ा बहुत ढूंढा मगर बैल ना मिला। जाहिर सी बात है खेतों में हल चलाने के लिए 2 बैल ही इस्तेमाल किए जाते हैं, और जब एक बैल मर गया तो दूसरा बैल उसके काम का ना रहा। लिहाजा उन्होंने कोशिश तो बहुत की कि इसी के मुकाबले का कोई और बैल भी मिल जाए, लेकिन इसके बावजूद ना मिल सका। नाचार उसे बेच डालने की सलाह हुई। यानी उन्हें बेचारा ढूंढता रहा, ना मिला तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरे किसी काम का है तो नहीं, इसे बेच देता हूँ। गांव में एक समझू सेठ थे, वो यक्का गाड़ी हाँकते थे। यानी वो समझू सेठ नाम है और तांगा चलाते थे। लिहाजा गांव में गुड़ घी भरते और मंडी ले जाते, मंडी से नमक तेल लाद कर लाते और खेतों में बेचते। इस बैल पर उनकी तबीयत लहराई, सोचा इससे ले लूं। दाम के लिए 1 महीने का वादा हुआ। चौधरी भी गरजमंद थे, घाटे की कुछ परवाह न की। यानी समझू सेठ की तबीयत बहुत ज़्यादा मचल गई बैल की खूबसूरती देखते हुए। गधा गाड़ी चलाते थे, लिहाजा उन्होंने इस बैल को
एक महीने के वादे पर बैल ख़रीद लिया। यानी पैसे जो है वो 1 महीने के बाद देंगे। और समझू सेठ गधा गाड़ी चलाते हुए मंडी से तेल नमक लाद कर गाँव लाते थे और गाँव से सामान गुड़ घी भरते थे और मंडी बेचने के लिए ले जाते थे। उन्होंने अलगू से बैल 1 महीने के उधार पर ख़रीद लिया। समझू ने नया बैल पाया तो पाँव फैलाए, दिन में 3-3 4-4 खेवे करते। जैसे उसे नया बैल मिला, यकीनन बैल थोड़ा मजबूत भी था और उसके बाद ख़ूबसूरत भी था। जैसे उसे बैल मिला, उसने एक दिन में 3-3 4-4 चक्कर मंडी और गांव के लगाने शुरू कर दिए। न चारे की फ़िक्र थी न पानी की, बस खेवों से ही काम था। यानी उसे काम तो ज़रूर लेता रहा, लेकिन उसे ना तो खाने को कुछ दिया ना उसे पीने को कुछ दिया। वहाँ कुछ सूखा भूस, अगर मंडी में कुछ सूखा भूस डाल दिया और गरीब जानवर को वो दम भी ना लेने पाता था कि फिर जोत दिया। यानी मंडी से उसे थोड़ा बहुत कहीं से सूखा डाल दिया, वरना उसे सुकून का सांस भी नहीं लेने देता था और दोबारा नया चक्कर के लिए तैयार कर लेता था। महीने भर में बेचारे का कचूमर निकल गया। यक्के का जवा देखते ही बेचारे का हाव छूट जाता था। यानी जैसे ही 1 महीने तक उसे इतने ज़्यादा चक्कर करवाए कि बेचारे की हालत ख़राब हो गई। जैसे ही बैल देखता उस यक्के को तो उसका हौसला ख़त्म हो जाता। एक एक कदम चलना उसके लिए मुश्किल हो जाता कि 1 ही महीने में बेचारे जानवर की हड्डियाँ निकल आईं। लेकिन असील जानवर मार की ताब ना थी। एक असील जानवर यानी आला नस्ल का जानवर था। वो इतनी इतने खेवे बगैर खाए पिए नहीं कर सकता था, इतने चक्कर बगैर खाए पिए नहीं लगा सकता था। एक दिन चौथे खेवे में सेठ जी ने दूना बोझ लादा। यानी चौथा चक्कर लगाते हुए एक दिन में सेठ जी ने उसके ऊपर डबल बोझ लाद दिया। दिन भर का थका जानवर पैर मुश्किल से उठते थे। इस पर सेठ जी कोड़े रसीद करने लगे। यानी एक तो वो दिन भर का बेचारा थका हुआ था, फिर खाने पीने को भी कुछ नहीं मिला था, दूसरा ये उससे कदम नहीं उठाया जाता, तो सेठ जी ने उसका कोड़े मारने शुरू कर दिया। बैल जिगर तोड़ कर चला। यानी जहाँ तक बेचारे की हिम्मत हो सकती थी उसने हिम्मत की और भागना शुरू कर दिया। कुछ दूर दौड़ा, चाहा कि ज़रा दम ले। यानी कुछ दूर दौड़ने के बाद उसने थोड़ा सा सब्र करने की, थोड़ा सांस लेने की कोशिश की। इधर सेठ जी को जल्द घर पहुंचने की फ़िक्र। कई कोड़े बेदर्दी से लगाए। यानी सेठ जी अब खुद भी तो थक चुके थे, 4 दिन के 4 फेरे कर चुके थे। अब वो फ़ौरन जल्दी घर पहुंचना चाहते थे। कोड़े बेदर्दी से लगाए। बैल ने एक बार फिर जोर लगाया, मगर ताकत ने जवाब दे दिया। यानी उसने भागने की कोशिश तो बेचारे ने की, लेकिन उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया। गाड़ी पर कई बोरे नमक के थे, ज़मीन पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर ना उठा। यानी उसकी हिम्मत जवाब हो गई, वो गिर गया और फिर गिरने के बाद उसे दोबारा उठने की हिम्मत ना रही। कई बोरे गुड़ और कई कनस्तर घी के बेचे थे। 200-400 रुपया कमर में बंधे हुए थे। गाड़ी पर भी कई बोरे नमक के थे, छोड़कर जा भी ना सकते थे, गाड़ी पर ही लेट गए। यानी जब बैल गिर गया और वो दोबारा उठा नहीं, और उस वक्त सेठ जी के पास कई बोरे गुड़ और कनस्तर घी के बेचने के बाद 200-400 रुपया भी मौजूद था और गाड़ी पर नमक भी लादा हुआ था। लिहाजा वो ये इतना सारा सामान छोड़कर इस वक्त घर तो वो जा नहीं सकते थे। उसी वक्त गाड़ी पर लेट गए और उन्होंने सोचा कि वहीं रत जगह करने की ठान ली। सोचा कि यहीं रात गुजार लेते हैं। आधी रात तक दिल को बहलाते रहे। यानी आधी रात तक तो वो तकरीबन जाग रहे थे और बहलाने का तरीका भी उन्होंने ढूंढ लिया था। हुक्का पिया, गाया, फिर हुक्का पिया, आग जलाई, तापा। यानी रात में उन्होंने गुजारने का सहारा क्या ढूंढा? हुक्का पिया और उसके बाद आग जला ली, उसके बाद फिर हुक्का पिया,
फिर आग जलाई, सारी रात ऐसे गुजार ली। अपनी दानिश में तो वो जागते रहे, यानी अपनी अपनी कोशिश में तो वो, अपने ख्याल में तो वो जाग ही रहे थे। मगर जब पौ फटी तो चौंके। लेकिन जब सुबह की रोशनी फैलना शुरू हुई तो एकदम से चौंके। कमर पर हाथ रखा तो थैली नदारद, यानी उन्होंने कमर पर हाथ रखा तो देखा जो रुपए उनकी थैली में बंधे हुए थे वो उनके पास मौजूद ही नहीं थे। कलेजा सुन से हो गया, कमर टटोली, थैली का पता न था। यानी एकदम से जब इंसान पर इतना धचका लगे कि 300-400 रुपये उसके गायब हो गए। ये आज की बात नहीं, 300-400 रुपये उस वक्त की बात है। ये 300-400 रुपये यकीनन उस वक्त कहीं होंगे 3-4 लाख के करीब होंगे, उसकी इतनी वैल्यू होगी, उतनी वर्थ होगी। तो वो पैसे गायब हो गए। जाहिर सी बात है ऐसी सूरत में तो इंसान का फिर एकदम से जान निकल ही जाती है। और कमर टटोली, थैली का पता न था। घबरा कर इधर उधर देखा, कई कनस्तर तेल के भी गायब थे। पैसे तो गए सो गए, उसके साथ जो उनके पास कनस्तर तेल के थे वो भी वहाँ मौजूद नहीं थे। सर पीट लिया, पिछाड़े खाने लगे। सुबह को बाहज़ार ख़राबी घर पहुँचे। यकीनन इतना बड़ा नुकसान हो जाए तो इंसान रोता धोता ही है और उसके बाद परेशानी में बेहोश भी होता है। बहुत मुश्किल से सुबह वो घर पहुँचे। सेठानी ने जब ये अलमनाक हादसा सुना तो छाती पीट ली। अब ये ख़ास तौर पर ख़वातीन का अंदाज़ होता है कि जब वो कोई हादसा सुनती हैं तो अपनी छाती पीटना शुरू कर देती हैं। पहले तो खूब रोईं, खूब रोना धोना मचाया। तब अलगू चौधरी को गालियाँ देने लगी। हिफ्ज़े माँ तकद्दम की सूजी। नगोड़े ने ऐसा मनहूस बैल दिया कि सारे जन्म की कमाई लुट गई। अभी आपको याद होगा कि उन्होंने बैल उधार पर लिया था, दिया कुछ नहीं था। 1 महीने का वादा किया था और 3-4 दिन में ही उस बेचारे की ऐसी कचूमर निकाला कि उसे ख़त्म कर दिया। और उसके बाद उल्टा अपने आप को बचाने के लिए क्या कर रही हैं कि उन्होंने, सेठानी जी ने अलगू को गालियाँ देना शुरू कर दी कि इतना इतना मनहूस बैल दिया, इतना फजूल बैल दिया कि हमारी सारी जन्म की कमाई थी वो सारी की सारी लुट गई। क्या हो सकता था? इस वाक़े को कई माह गुजर गए। अलगू जब अपने बैल की कीमत मांगे तो सेठ और सेठानी खूब दोनों झिल्लाए। यानी जब अलगू ने पैसे कहे कि अलगू ने मुतालबा किया कि मेरे बैल की कीमत मुझे दी जाए तो सेठ और सेठानी दोनों गुस्से में आ गए, कुत्तों की तरह चढ़ बैठे। यहाँ तो सारे जन्म की कमाई मिट्टी में मिल गई, फ़कीर हो गए और इन्हें दाम की पड़ी है। और कह क्या रहे हैं कि मेरी तो सारी कमाई लुट गई और इनको अपने पैसों की पड़ी है। मुर्दा मनहूस बैल दिया था और उस पर दाम मांगते हैं। आँख में धूल झोंक दी। मरा हुआ बैल गले बांध दिया। सबर ना होता हो तो हमारा बैल खोल ले जाओ। चालाकी देखो कि अपना बैल इस काबिल होता तो उसको बांध के क्यों रखते, पहले उसी को इस्तेमाल करते। यानी अगर अभी बर्दाश्त नहीं होता तो मेरा बैल खड़ा वो खोल के ले जाओ। महीने के बदले 2 महीने जोत लो। और क्या लोगे? फयाजी देखो उसकी कि वो कह रहे हैं कि मेरा बैल ले जाओ, मैंने तो तुम्हारा 2-4 महीने 2-3 दिन ही इस्तेमाल किया है, तुम 2 महीने इस्तेमाल करो और मुझसे क्या चाहते हो। इस फैसले के इस फयाजाना फ़ैसले के कदरदान हजरात की भी कमी नहीं थी। यानी जब 2 फ़रीक़ैन में लड़ाई होती है तो कुछ हमायती एक के होते हैं, कुछ दूसरे के हमायती होते हैं। कुछ लोगों ने अलगू के इस फ़ैसले को कहा कि उसे पैसे वापस मिलने चाहिए और कुछ ने कहा बहुत आला फ़ैसला किया, बहुत आला समझू ने जो कहा है कि वो मेरा बैल ले जाए। इस तरह झड़प सुनकर चौधरी लौट आए। मगर 150 रुपये से इस तरह हाथ धो लेना आसान काम ना था। जाहिर सी बात है, एक तो उसका बैल था, 150 रुपये उसे वापस लेने थे। कोई आसान थोड़ी था कि उन 150 रुपये से वो 150 रुपये को छोड़ देता। एक बार वो भी बिगड़ गए। सेठ जी गर्म हो पड़े। सेठानी जी जज्बे के मारे घर से निकल पड़ी। सवाल जवाब होने लगे। खूब बहस व मुबाहिसा हुआ। मुजादले की नौबत आ पहुंची। यानी एक दफ़ा वो जब तकाजा पैसों का करने गए तो सेठ जी को भी गुस्सा आ गया। उन्होंने भी खूब सुनाई। इतनी देर में सेठानी भी घर से निकल आई,
खूब लड़ाई झगड़ा हुआ और नौबत जो है वो मार पीट तक पहुंच गई। सेठ जी ने घर में घुसकर किवाड़ बंद कर लिए, यानी दरवाज़ा बंद कर लिया। गांव के कई मुअज़्ज़िज़ आदमी जमा हो गए। दोनों फरीक को समझाया, समझू सेठ को दिलासा देकर घर से निकाला और सलाह दी कि आपस में सर पटोल से काम ना चलेगा, इससे क्या फ़ायदा, पंचायत कर लो, जो कुछ हो वो तय हो जाएगा और जो उसे मान लेना। यानी अक्लमंद लोगों ने कहा कि इस तरह मारपीट का कोई फ़ायदा नहीं है, बेहतरीन तरीका ये है कि तुम पंचायत कर लो और जो फैसला उसके मान लो। सेठ जी राज़ी हो गए। आलगू ने भी हामी भर ली, यानी आलगू भी तैयार हो गया, आलगू भी राज़ी हो गया। यहाँ पर आपके सामने जो लफ्ज़ हामी लिखा हुआ है ना, एक ये वाली हे से लिखा और एक दूसरी हे हाय हत्ती, इसको हाय हव्वस कहा जाता है और वो हाय हत्ती कहलाती है। वो वाली हामी अगर लिखी जाएगी तो उसका मतलब है हामी, मददगार, सहारा, और ये वाली हामी का मतलब है राज़ी हो गया। चुनाचे सेठ जी भी राज़ी हो गए, फैसला हो गया। पंचायत की तैयारियां होने लगी। दोनों फरीक ने गौलबंदियाँ शुरू की, यानी दोनों ने अपने अपने हमायती बनाना शुरू कर दिया। तीसरे दिन उसी सायादार दरख्त के नीचे पंचायत बैठी, जहाँ याद है ना, जहाँ खाला की पंचायत हुई थी। 1 महीने के बाद उसी जगह दोबारा पंचायत बैठी और उस पंचायत में झगड़ा क्या है, अलगू का बैल है, ख़रीदा समझू ने है, लेकिन पैसे वापस नहीं कर रहा क्योंकि बैल को उसने ज़्यादा काम करवा के थका दिया था और वो बेचारा मर गया। अब वो पैसे देने में टाल मटोल कर रहा था, लिहाजा पंचायत बैठी। रामधन मिसर ने कहा, अब क्यों देर की जाए, बोलो चौधरी, किन किन आदमियों को पंच बताते हो। पहले भी रामधन मिसर ने कहा था कि देर करने की क्या ज़रूरत है, बताओ किसको आप बनाते हैं, मुनसिफ किसे बनाते हैं। अलगू ने मुनकिसराना मिजाज अंदाज में जवाब दिया, यानी इंतहाई आजी से जवाब दिया, समझू सेठ चुन ले। समझू सेठ खड़े हो गए, कड़क कर बोले, मेरी तरफ से शेख जुम्मन का नाम रख लो। अलगू ने पहला नाम जुम्मन का सुना तो कलेजा धक सा हो गया, यानी एकदम उसने जब अलगू का नाम जुम्मन का नाम सुन लिया तो परेशान हो गया बेचारा। यकीनन वो पहले उसे पता था कि वो उसके ख़िलाफ़ काम कर चुका है, उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला दे चुका है, तो यकीनन उसे डर था कि वो कभी भी मेरे हक़ में बात नहीं करेगा। और उसे यूँ महसूस हुआ गोया किसी ने अचानक थप्पड़ मार दिया हो। रामधन मिसर अलगू के दोस्त थे, तय पर पहुंच गए। रामधन मिसर अलगू का दोस्त था, वो समझ गया कि चालाकी लगा रहा है। ओ नहीं, रामधन मिसर अलगू का दोस्त था, वो मामले की तह तक पहुंच गया कि यकीनन बेचारा परेशान है और वो समझता है कि जुम्मन उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला देगा। लिहाजा बोला, चौधरी तुमको कोई उज़र तो नहीं है। चौधरी ने मायूसाना अंदाज से जवाब दिया, नहीं मुझे कोई उज़र नहीं है। बेचारा क्या कर सकता, उसने कहा मुझे कोई उज़र नहीं, मुझे कोई बहाना नहीं। इसके बाद 4 नाम तजवीज़ किए गए। अलगू पहला जिरका खाकर होशियार हो गए थे, खूब जांच कर इंतखाब किया, यानी पहला झटका जो उसे लग गया था जुम्मन के नाम का, अब वो थोड़ा होशियार हो गया था, इसलिए इसने खूब जांच पड़ताल करके अगले पंचों का नाम इंतखाब किया। सिर्फ सरपंच का इंतखाब बाकी था। अलगू इस फिक्र में थे कि इस मरहले को क्यों कर तय करूं, कि यकायक, यानी वो सोच रहा था कि अब सरपंच किसको बनाया जाए। अलगू भी फिक्रमंद था कि किसका नाम सरपंच के लिए। पंच असल में ना, ये जो पंचायत बनाई जाती है उसमें 4-5 लोग होते हैं, जिसमें से एक को सरपंच मुंसिफ बनाया जाता है, यानी जिसका फ़ैसला काबिल कबूल होता है। लिहाजा समझू इस मरहले को क्यों कर तय करूँ कि यकायक समझू सेठ के एक अजीज़ गोलर शाह बोले, यानी इस मामले को कैसे हल किया जाए, किसको सरपंच बनाया जाए। तो समझू सेठ ही के एक अजीज़ ने कहा, समझू भाई सरपंच किसे बनाते हो। समझू खड़े हो गए और अकड़ कर बोले, शेख जुम्मन को। ठीक है, शेख जुम्मन को सरपंच बना दिया गया। बेचारा पहले ही परेशान था, अलगू और परेशान हो गया।
रामधन मिसर ने चौधरी की तरफ हमदर्दाना अंदाज से देखकर पूछा, अलगू तुम्हें कोई उज़र तो नहीं है, बोलो। अलगू ने किस्मत ठोक ली, यानी अब उसे फैसला था कि अब मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। हसरतनाक लहजे में बोले, नहीं, मुझे कोई उज़र नहीं। शेख जुम्मन को भी अपनी अजीम शान जिम्मेदारी का एहसास हुआ। उस वक्त अलगू को सेठ बनाया गया था सरपंच, तो उस वक्त उसने अपनी जिम्मेदारी महसूस की और जो हो सकता था इंसाफ के तकाज़ों को निभाया। अब जुम्मन को जब इंसाफ की कुर्सी पर बिठाया गया तो उसे भी एहसास हुआ अपनी ज़िम्मेदारी का। उसने सोचा, इस वक्त इंसाफ की ऊंची मसनद पर बैठा हूँ, मेरी आवाज़ इस वक्त हुक्म खुदा है और खुदा के हुक्म में मेरी नीयत को मुतलक दखल ना होना चाहिए। हक़ और रास्ती से जौ भर भी टलना मुझे दीन और दुनिया में स्याह बना देगा। यानी एहसास उसको देखें किस कदर है कि उसने सबसे पहले इंसाफ की कुर्सी पर बैठते ही जो आवाज़ लगाई वो क्या लगाई है कि मैं इंसाफ की इस ऊंची कुर्सी पर बैठ गया हूँ। इस वक्त मेरी आवाज़ हुक्म खुदा है और उसकी उस आवाज़ में उसमें मेरी ज़ाती नीयत का कोई दखल नहीं होगा। यानी उसने अलगू को एहसास दिलाया कि इस वक्त जो भी मैं फ़ैसला करूँगा वो मेरी नीयत नहीं होगी, जो इंसाफ का तकाज़ा होगा मैं उसके मुताबिक फ़ैसला करूँगा। और अगर मैं हक़ और सच्चाई के रास्ते से जौ भर भी टलता हूँ, जौ आपने देखा होगा गंदम का वो दाना जो जिसके ऊपर वो खौल चढ़ा रह जाता है उसे जौ कहा जाता है। यानी अगर मैं सच्चाई के रास्ते से ज़रा भी हट गया तो मैं दीन और दुनिया दोनों ही ख़राब हो जाएंगे। पंचायत शुरू हुई। फ़रीक़ैन ने अपने हालात बयान किए। जिरा हुई, शहादतें गुज़री। फ़रीक़ैन के मददगारों ने बहुत खींचतान की। जुम्मन ने बहुत गौर से सुना और तब फ़ैसला सुनाया। यानी पंचायत शुरू हुई, दोनों तरफ से जिरा हुई, शहादतें गवाहियाँ पेश की गईं और जितने भी मददगार थे दोनों ने अपने अपने हिसाब से अपने अपने हामी की हिमायत कर दी। अलगू चौधरी और समझू सेठ फैसला बहुत गौर के बाद फ़ैसला सुनाना शुरू किया। फ़ैसला गौर से सुनने वाला है क्योंकि वो पहले कह चुका है कि यहाँ फ़ैसला सुनाते हुए मेरी मर्ज़ी का कोई दखल नहीं, जो भी होगा वो इंसाफ के तकाज़ों को निभाया जाएगा। अलगू चौधरी और समझू सेठ, पंचों ने तुम्हारे मामले पर गौर किया। समझू को बैल की पूरी कीमत देना वाजिब है। जिस वक्त बैल उसके घर आया उसको कोई बीमारी ना थी। अगर कीमत उसी वक्त दे दी गई होती तो आज समझू इसे वापस लेने का हरगिज़ तकाजा ना करते। कितना अच्छा फैसला कर दिया। देखा आप लोगों ने कि उन्होंने कहा जब बैल तुम्हें दिया गया था उस वक्त उसकी कोई बीमारी नहीं थी और अगर तुम उसी वक्त ये बैल वापस कर देते तो आज इस पंचायत का मामला ही ना आता। रामधन मिसर ने कीमत के अलावा उनसे तावान रामधन मिसर ने कहा, सरपंच चूँकि अलगू था, अलगू ने अपना फ़ैसला दे दिया कि अगर उस वक्त पैसे दे दिए जाते, चूँकि बैल को कोई बीमारी नहीं थी, तो आज ये पंचायत ना बैठती और आज ये मौका बिल्कुल ना आता। इसके बाद रामधन मिसर ने क्या कहा, जो एक और पंच था, कि कीमत के अलावा उसे तावान भी लिया जाएगा। तावान समझते, यानी उसे जुर्माना भी लिया जाएगा। समझू ने बैल को दौड़ा कर मार डाला और ये तावान उससे क्यों लिया जाएगा, क्योंकि समझू ने बैल से बहुत ज़्यादा काम करवाया, जिसकी वजह से बैल बेचारा इस दुनिया से चला गया। जुम्मन ने कहा, इसका असल मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं। अभी भी यहाँ जुम्मन इंसाफ के तकाज़ों को निभा रहा है और वो कहता क्या है कि असल मामले से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं। गोदर शाह ने कहा, समझू के साथ कुछ रियायत होनी चाहिए, इसका बहुत नुकसान हुआ है और अपने किए की सज़ा भी भुगत चुका है। यानी हिमायती था, उसने कहा कि बेचारे के साथ रियायत कर दो, उसका पहले ही बहुत नुकसान हो गया है।
जुम्मन बोला, इसका भी ऐसा मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये अलगू चौधरी की भलमानसी पर मुनहसर है, यानी ये अलगू पर मुनहसर है। अगर वो चाहता है, उसकी शराफत है कि अगर वो चाहता है तो वो उसके साथ कुछ भी रियायत कर सकता है। इसमें हम बेबस हैं। ये फ़ैसला सुनते ही अलगू चौधरी फूले ना समाए। जाहिर सी बात है, उसके हक़ की बात हो गई थी तो उसे बेहद खुश होना चाहिए था। 1 घंटे के बाद जुम्मन शेख अलगू के पास आए और उनके गले लिपट के बोले, भैया, जब से तुमने मेरी पंचायत की है मैं दिल से तुम्हारा दुश्मन था, मगर आज मुझे मालूम हुआ कि पंचायत की मसनद पर बैठकर ना कोई किसी का दोस्त है ना दुश्मन। इंसाफ के सिवा उसे कुछ नहीं सूझता। यानी 1 घंटे ही के बाद उसे एहसास हो गया, इतना झगड़ा पुराना जो पीछा चल रहा था कि दोनों एक दूसरे के शदीद दुश्मन बने हुए थे, और वह भी आपने देखा कि खूब लड़ाई झगड़े भी हुए, मारपीट तक भी नौबत पहुंच गई कि लोगों ने उस मामले का तस्फिया करवाया। यहाँ पर फिर अलगू जुम्मन जो है फ़ैसला सुनने के बाद अलगू के पास आए और उनके साथ 1 घंटे के बाद जुम्मन अलगू के पास और उसके गले लिपट गए और बोले कि भैया, जब से तुमने मेरी पंचायत की थी उस वक्त से तुम्हारा दुश्मन था, मगर आज मुझे मालूम हो गया जब वो मुझे इंसाफ की कुर्सी पर बिठाया गया कि जब वो शख्स इंसाफ की कुर्सी पर बैठ जाता है तो फिर उसका कोई दोस्त और दुश्मन नहीं होता, सिवाय इंसाफ के उसे कुछ नहीं सूझता। अलगू रोने लगे, दिल साफ़ हो गए और दोस्ती का मुरझाया हुआ दरख्त फिर से हरा भरा हो गया। अब वो चालों की ज़मीन पर वह नहीं बल्कि हक़ और इंसाफ की ज़मीन पर खड़ा था। यानी इंसान जब उस हालत से गुज़रता है जिसमें कोई और गुज़रने के बाद हक़ और इंसाफ पर मबनी फ़ैसला करता है, तब उसे पता चलता है कि सच्चाई की कदर व कीमत क्या है। यहाँ पर भी पहले जुम्मन उससे सख्त नाराज़ था अलगू से कि उसने उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया था, लेकिन जुम्मन जब ख़ुद उस मामले से गुज़रा, जुम्मन को भी इंसाफ की कुर्सी पर बैठना पड़ा, तब उसे पता चला कि इंसाफ के मामले में किसी की नहीं होती। इंसाफ करने के लिए कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, और जो भी होगा वो सच्चाई ही के रास्ते पर सच का फ़ैसला होगा। लिहाजा दोनों दोस्त जो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे, इस फ़ैसले के बाद दोनों की लड़ाई ख़त्म हो गई और दोनों दोबारा से दोस्त बन गए। ये आपको यकीनन पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा, और जिस तरह हमने पढ़ा है आपको ख़ुलासा लिखना भी इतना मुश्किल नहीं होगा। एक कहानी है, कहानी का ख़ुलासा लिखना वैसे भी आसान होता है, क्योंकि आप एक कहानी अपने जहन में एक स्टोरी तरतीब दे देते हैं और उसके बाद उसे लिखना भी आसान हो जाता है। और वैसे भी आपके पास नोट्स तो मौजूद हैं, ख़ुलासा अगर आप वहाँ से याद करना चाहें तो कर लें, वरना आप ख़ुद से लिखेंगे। अभी तो घर में आपके पास वक्त भी है ना, कोशिश करें ख़ुद से लिखने की कोशिश करें, क्योंकि फिर आपको रटना नहीं पड़ेगा। ख़ुद से लिखा हुआ ज़्यादा बेहतर भी होता है। कोशिश करें, थोड़ा सा वक्त लगाएं, बैठें, जो भी जहन में आता है उसको लिखें, और लिखने के बाद एक दफ़ा उसके साथ ज़रूर चेक कर लें कि आपने कहाँ तक दुरुस्त लिखा है। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपके लिए और हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे।